नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे असली दवा की नकली पहचान की। आगरा, जिसे हम ताज नगरी के नाम से भी जानते हैं, वही ताज नगरी जो कि ताजमहल की खूबसूरती के लिए जानी जाती है। इस खूबसूरत शहर में दवा माफियाओं का एक बड़ा खुलासा हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि आगरा में नकली दवाओं के कारोबार की बात करेंगे, जहां एसटीएफ और ड्रग विभाग की संयुक्त कार्रवाई ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। बंसल फार्मास्यूटिकल्स, हेमा मेडिकोज और अन्य मेडिकल एजेंसियों से बड़ी मात्रा में नकली दवाएं बरामद की गई हैं। सन फार्मा और सनोफी जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों ने इन दवाओं को नकली बताया है और जांच में ये सामने आया कि 87 लाख की दवाएं जब्त की गई हैं, जबकि बिल मात्र 10 लाख का था। ग्रे मार्केट में 1/10 के अनुपात से सप्लाई की जा रही है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि हेमा मेडिकोज के मालिक हिमांशु अग्रवाल ने 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की, जो हवाला के जरिए दी गई थी। अब उनके खिलाफ एंटी करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है और गिरफ्तारी भी हो चुकी है। छापेमारी अभी जारी है। अब तक 2.5 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है। मेरठ, एटा, बस्ती, मैनपुरी और कानपुर समेत कई जिलों में जांच का दायरा बढ़ाया गया है। कई गोदाम सील किए जा चुके हैं। तो वहीं सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दवा माफिया ने एआई की मदद से सनोफी कंपनी के क्यूआर कोड की सुरक्षा तोड़ दी और लाखों रुपए की नकली दवाएं बाजार में खपा दी। जांच में यह पाया गया कि 29,000 स्ट्रिप पर एक जैसा क्यूआर कोड था, जो कंपनी की वेबसाइट से जुड़ा हुआ दिखता था। औषधि विभाग ने सभी 18 मंडलों को अलर्ट जारी कर दिया है और संबंधित जिलों के इन फर्मों की खरीद फरोख्त की जानकारी मांगी गई है। चेन्नई और पुडुचेरी से दवाएं बनाकर लखनऊ के नाम पर भेजी जा रही थी, लेकिन डिलीवरी प्रदेश के अन्य शहरों में की जाती थी। ग्लेनमार्क, सनफार्मा, यूएसवी, जाइडस और सनोफी की 14 दवाओं के नमूने भी लिए गए, जिनमें एलेग्रा, रोसावास, मार्क्स, सीवी जैसी दवा शामिल है। कुल 214 कार्टन जब्त किए गए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या क्यूआर कोड की सुरक्षा पर्याप्त है? कंपनियां अब होलोग्राम और अन्य विकल्पों पर विचार कर रही हैं, ताकि असली और नकली दवाओं की पहचान की जा सके। आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ में होगा, उनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ रिएक्शंस आपको सुनाते हैं। देखिए, सूचना प्राप्त हो रही थी कि नकली दवाओं का कारोबार बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में आ रहा है, जिसके अंदर आगरा जो है मेन रूप से फाइंड आउट हो रहा था। उच्च अधिकारियों के द्वारा एक संयुक्त टीम का गठन किया गया, जिसमें एसटीएफ को और ड्रग विभाग की तरफ से मेरे को नामित किया गया। हम लोग पिछले एसटीएफ के साथ मिलकर पिछले 15-20 दिन से इसकी एक पूरा जो मॉड्यूल था उसके ऊपर हम काम कर रहे थे। जब हम लोगों को ये कंफर्म हो गया कि कौन कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तब ये छापेमारी प्रारंभ की गई। इसके अंदर मैं मुख्य रूप से बंसल फार्मास्यूटिकल्स, बंसल और आपका हेमा मेडिकोज के नाम ऊपर के सामने आए। डीसीजीआई के द्वारा जो है टॉप 300 ब्रांड्स के ऊपर क्यूआर कोड का जो है मैंडेट आया था और उसी अकॉर्डिंग इंडस्ट्री ने अपने टॉप 300 ब्रांड्स के ऊपर क्यूआर कोड को इम्प्लीमेंट किया है। उस क्यूआर कोड का इम्प्लीमेंटेशन का जो है औचित्य ये है कि कस्टमर जो है उसको ऑथेंटिकेट कर सके कि वो असली दवा है कि नकली दवा है। और इस प्रकरण में जो अभी जो बरामदगी हुई है सैनोफी की दवाइयों की, उसमें पर्टिकुलरली जो क्यूआर कोड है वो हर स्ट्रिप के ऊपर एक ही क्यूआर कोड आउटपुट दे रहा है, एक ही कोड रिफ्लेक्ट कर रहा है। जबकि क्यूआर कोड की क्या मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हर स्ट्रिप के ऊपर जो है हर स्ट्रिप के ऊपर डेडिकेटेड स्कैन कोड होना चाहिए। तो एक स्ट्रिप पे एक ही क्यूआर कोड होगा, एक ही कोड रिफ्लेक्ट करेगा। इस केस में हर स्ट्रिप पे वो एक ही कोड आ रहा है। इसमें बेसिकली परचेज सेल इनकी उस पर कितना ये ऑथेंटिक है, बाकी इनकी जो परचेज कुछ कैंसिल फर्मों से है, और इसके अलावा और भी जो हमारे पोर्टल पर जिनकी कमियां पाई गई हैं उसके आधार पर इनकी जांच की जा रही है। आज बाद अभी जस्ट हमारी टीम की शुरुआत हुई है जांच की, तो बाकी कोई ऑपरेशन हम आपको थोड़ी ना बता पाएंगे। श्री राधे मेडिकल एजेंसी जो मोती कटरा में स्थित है, इसको 2 दिन पूर्व इसको जांच के लिए आए हुए थे, लेकिन ये गोदाम बंद पाया गया था। ये शिकायत की गई थी कि इस पर शायद नकली दवाओं का और अवैध रूप से दवाओं का भंडारण किया गया है।
उसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा से आग्रह किया, उनके द्वारा निर्देश दिए गए कि ताला तोड़वाकर उसमें छापामार कार्रवाई की जाए। उसी क्रम में आज सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में यहाँ सील तोड़वाकर इसमें छापामार कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर दिखा गया कि भारी मात्रा में दवाइयाँ का भंडारण किया गया, हर तरह की दवाइयाँ हैं। ये दीपक सिंगल के नाम से लाइसेंस है और जो होलसेल लाइसेंस फार्म 20 भी और 30 रुपये लाइसेंस बना हुआ है। मौके पर दीपक सिंगल को फोन किया गया परंतु उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। इसमें हम लोग अभी कार्रवाई की जा रहे हैं और इसमें देखते हैं इसमें दवाइयाँ कहाँ से आई हैं, इनके नमूने लिए जाएंगे, आगे इनके बिलों की जाँच की जाएगी। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे। देखिए, नकली दवाओं का नेशनल नेटवर्क का खुलासा हुआ है। खुद एसटीएफ की ओर से भी पूरे मामले में जांच की जा रही है और ताजनगरी में दवा के नाम पर धोखा सामने आया है। लोगों की सेहत के साथ में किस कदर खिलवाड़ किया जा रहा है और इसी पर आज विस्तार से हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ में प्रवीण वाजपेयी जी हैं, महामंत्री दवा व्यापार मंडल। डॉक्टर उपासना सिंह हमारे साथ में है, उपभोक्ता हैं। डॉक्टर आशुतोष शर्मा हमारे साथ में है, एग्जीक्यूटिव मेंबर आईएमए आगरा की ओर से। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। आगे और भी मेहमान हमारे साथ में चर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहले आशुतोष शर्मा जी का रुख कर लेंगे, एग्जीक्यूटिव मेंबर आईएमए आगरा की ओर से। बहुत स्वागत सर। आशुतोष जी, लोगों की सेहत के साथ में किस कदर खिलवाड़ हो रहा है, एक बड़े बिजनेस के लिए शायद लोगों की परवाह किए बिना सिर्फ क्यूआर कोड की सिक्योरिटी अभी हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया, उसे तोड़ लिया गया है। कैसे आखिर लोगों तक सुरक्षित दवाएं, सही दवाएं, असली दवाएं पहुंचेंगी? क्या किया जाना चाहिए? नहीं लगता कि मेडिकल एसोसिएशन को कम से कम बड़े कदम उठाने चाहिए? हाँ, धन्यवाद आपके दर्शकों का। हाँ, धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सिक्योरिटी तो एक जिम्मेदारी होती है, एक तो अपने अंदर से आती है, दूसरा ये होता है हमारे यहाँ कुछ कॉस्मेटिक ड्रग एंड कॉस्मेटिक लॉ है 1940s के 1945 के, जिन्होंने फ्रेम करके प्रॉपरली बनाया है कि यदि इन मानक पे खरे है, या जैसे आप देखा जाए पूरे विश्व में यूएस FDA अप्रूव्ड ड्रग होती है, तो वो जो अपने बड़े बड़े ब्रांड्स नाम लिए हैं वो सारे उन्हीं मानकों पे काम करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो उन मानकों को न पालन करते हुए अधो मानक बनाती हैं। हम ये नहीं कह सकते वो भी 100% खराब होती है या वो पूरी मतलब अच्छी नहीं, कारगर नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं मतलब जो एफिकेसी और सेफ्टी दोनों चीजें, जैसे कई बार होता है ना, लोग कहते हैं सर आयुर्वेदिक दवा सेफ्टी है, आयुर्वेदिक दवा से हमारा डायबिटीज पूरे तरीके से खत्म किया जा सकता है, या होम्योपैथिक से तो हो सकता है वो इफेक्टिव हो, लेकिन सेफ्टी है कि नहीं है ये हमारी ड्रग एंड कॉस्मेटिक लॉ, क्योंकि ये 100% में वो 80% हानिकारक है और 20% लाभदायक है, तो उस दवा को हम नहीं है इफेक्टिव आप भले कर रहे हैं। तो ये चीज है, ये ओवरऑल लॉ डिटरमाइन करती है। और रही बात ये सब के लिए, तो मैं पहले भी आप ही के चैनल पे बता चुका हूँ कि ड्रग इंस्पेक्टर से लेकर के पूरा सेंट्रल में एक पूरी कमेटी बनी हुई है जो इन चीजों को, मानकों को देखती है। और बाजार में जैसे कि ना औचक निरीक्षण किए जाते हैं, आप स्ट्रिप्स उठाइए और उसकी मानक सेफ्टी और एफिकेसी चेक करिए, आपको लगती है आप उस कंपनी को डिबार करिए। और रही बात लाइसेंसिंग और अथॉरिटी की मतलब कौन सी चीजें कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, हर चीज के लिए ड्रग और कॉस्मेटिक रूल में सब कुछ मेंशन किया हुआ है। लेकिन क्या उन सारी चीजों के क्या लेकिन आशुतोष जी क्या जो आपने बताया नियम, क्या इन सारे नियमों का पालन किया जा रहा है? क्योंकि साफ तौर पर भ्रष्टाचार तो यहाँ भी नजर आ रहा है। लोग मतलब बिल्कुल सिक्योरिटीज तोड़ दी गई, क्यूआर कोड तोड़ दिए गए। कैसे ये एक आम आदमी के लिए जो इन सारी टेक्निकलिटीज से वाकिफ नहीं है, वो कैसे पहचान कर पाएगा कि बुरी स्थिति में जो वो दवा ले रहा है वो वाकई उसे फायदा करेगी भी या और ज्यादा नुकसान करेगी? क्योंकि पढ़े लिखे लोगों से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो जांच भी कम से कम एक नॉर्मल एक ग्राहक भी जांच कर सकता है, लेकिन आप हर एक व्यक्ति से ये उम्मीद नहीं कर सकते। हर व्यक्ति इतना शायद काबिल भी नहीं है कि वो समझ सके इन चीजों को। मैं केवल एक एग्जांपल दूंगा, अपना खुद एग्जांपल। आप मेरे सामने ल्यूपिन के ब्रांडेड रख दीजिए और जो कोई मतलब है दूसरी कंपनी ल्यूपिन के नाम से जो बना रही है, तो मैं खुद शायद ना डिफाइन कर पाऊं कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो आम पब्लिक के लिए तो मैं तो कहूंगा कि बहुत ही टफ है और नो डाउट इस पे केवल और केवल एक्सपर्ट्स ही कमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछले बार भी बताया था कि कुछ कंपनियां हैं जो अपने उसमें उसको की उसकी डुप्लीकेसी ना आए, तो उसके लिए वो छोटे छोटे क्या है टैक्स लगा रही हैं कि जैसे
डिफरेंट भाषा में सेम नेम को लिख रही हैं, 12 ठीक है। स्टेट की भाषा में, 16 स्टेट की भाषा में, तो लोग उतनी चीजें काफी नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ कुछ चीजें हैं जो आप पता कर सकते हैं, बट 100% चाहे कि उसकी इफिकेसी, सेफ्टी, क्योंकि मैंने बताया अधो मानक है, ये नकली का मतलब ये नहीं कि ये 100% में 100% इफेक्टिव नहीं होगी, ये करेगी, इफेक्टिव होगी, लेकिन उसको ये कि जितना आप मूल्य दे रहे हैं क्या उसका हक आपको अदा नहीं, हो रहा और है, दूसरा नहीं, ये भी ना ये जानना कि जरूरी है। और हाँ, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में उनका भी रुख कर लेंगे। हमारे साथ में प्रवीण वाजपेयी जी हैं, महामंत्री दवा व्यापार मंडल की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। प्रवीण जी, क्या कहना चाहेंगे सर? दवाइयों के नाम पर भी धोखाधड़ी हो रही है। हाँ, ये जो घटना आगरा की है, ये निश्चित रूप से चिंताजनक घटना है। हाँ। और इससे समाज में भी व्यक्ति को ये इस बात का डर रहता है कि हम जो दवा खा रहे हैं वो सही है कि गलत है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि ये जो चेन सिस्टम है, इसको सबसे पहले इस बात पे विचार करना पड़ेगा कि आखिर ये लीकेज आती कहाँ से है, ये दवाएं बाजार में इंटर कहाँ से होती हैं। हाँ। तो अगर मेरा ये अपना मानना है कि अगर आने वाले समय में ऐसा कोई नियम बना दिया जाए कि हम लोग केवल ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, वही मान्य होगी दवा। जब ऑनलाइन पेमेंट होगा तो उससे ट्रेस करना आसान होगा कि ये किसने बीच में दी है दवा। क्योंकि जो लोग कैश ट्रांजैक्शन करते हैं वो बीच में डिनाई कर जाते हैं कि हमारा बिल नहीं है, ये हमारी दवा नहीं है, ये हमारा बैच नहीं है, ये हमारा बार कोड नहीं है। क्योंकि आम जनमानस में बार कोड को लेके, स्टिकर को लेके, दवा की पैकिंग को लेके उतनी जागरूकता नहीं है। एक आम आदमी उसको उतनी बारीकी से वॉच नहीं कर पाता है। और अगर बार कोड बना भी है तो मेरी समझ में जितने लोग ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ज्यादातर लोग ये जानते होंगे कि वो बार कोड को स्कैन ही नहीं करते हैं कभी। ये तो एक आम, जिनको ज्यादा जानकारी है वो लोग स्कैन करते हैं। लेकिन अगर बीच में लीकेज जहां से है वहां से अगर ये टैपिंग कर दी जाए, यानी जो दवा कंपनी से चली है वो कंपनी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनएफ से डिस्ट्रीब्यूटर से स्टॉकिस्ट, सेमी स्टॉकिस्ट, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से आए, यानी जो भी पैसा पेमेंट किया जाए वो चेक से ही किया जाए या यूपीआई से किया जाए, तो उसको ट्रेस करना आसान होगा कि ये बैच का माल लिया किससे है। क्योंकि ये जो पकड़ में आई, ये तो जो दवा पकड़ी गई है, ये तो पीछे से पूरी जानकारी थी कि सोर्सेस था कि फलानी जगह इस ब्रांड की दवा उन्होंने बनाई है, बेची है, इतना माल गया है, छापेमारी हुई, पकड़ में आ गया। लेकिन ना ये इतना आसान है पकड़ना, और ना इतनी बड़ी टीम है उत्तर प्रदेश में। एक एक जिले में 2-2 इंस्पेक्टर हैं और 10-10 हजार से ज्यादा दुकानें हैं। हाँ। तो इसके लिए आवश्यक है कि नियम कानूनों में ऐसे बदलाव किए जाएं ताकि एक मतलब ऐसा बंधन बनाया जाए कि कोई बाहरी दवा बाजार में प्रवेश ही न कर पाए। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। डॉक्टर उपासना सिंह जी हमारे साथ में है, उपभोक्ता हैं। बहुत स्वागत मैम आपका। अभी प्रवीण जी ने कहा कि देखिए क्यूआर कोड्स भी तोड़े जा रहे हैं, और हर व्यक्ति के लिए इतनी शायद जानकारी हर व्यक्ति को नहीं होती कि वो क्यूआर कोड को स्कैन करके उसकी प्रामाणिकता को जांचे। हर व्यक्ति ये सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो इसके लिए जांच एजेंसियां हैं, अगर वो अपना काम ठीक तरीके से करें तो शायद मार्केट में नकली दवा सप्लाई ही नहीं हो पाएगी। क्योंकि हम आम जनता से उतनी उम्मीदें नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति ना तो उतना शिक्षित है, ना उतनी जानकारी रखता है जो एक एक दवाओं के क्यूआर कोड को स्कैन कर उसकी सत्यता के प्रमाणित जो भी एक सर्टिफिकेट होता है वो जांचे, या वेबसाइट पर जाकर उसकी चीज़ें चेक कर सके। हर व्यक्ति इतना शिक्षित नहीं है। लेकिन जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं, ये अपना काम ठीक तरीके से क्यों नहीं करती? बिल्कुल सोचने की बात है ये, क्योंकि कितना जघन्य अपराध ये है कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, मान लीजिए ऑपरेशन थिएटर में किसी का कोई सगा संबंधी है, उस समय जब वो दवाई लेने के लिए जाता है तो उसकी मनोस्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो इस चीज में ध्यान लगाए कि जो दवाई वो खरीद रहा है वो असली है या नकली है, बारकोड चेक करे। ये सब वो नहीं कर सकता है। वो भाग के जाता है, मेडिकल स्टोर पे पैसे देता है, दवाई लेता है और आके डॉक्टर को या जो भी उनके मरीज है उनको देता है। अब इसमें अगर इतना बड़ा खेल हो रहा है, करोड़ों का जो खेल हो रहा है, इसमें जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। साथ ही जो सरकारी एजेंसियां हैं उनको जरूर जवाबदेह बनाना चाहिए, क्योंकि उनकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है। उनके पास सारी जानकारी है कि बारकोड कैसे चेक किया जाता है। या तो जैसे कि आप एक मुहिम चलाइए अवेयरनेस की, उपभोक्ताओं को दवाई के बारे में अवेयरनेस की एक मुहिम चलाइए और बताइए कि भाई इस तरीके से आप इस दवाई को चेक कर सकते हैं कि ये दवाई असली है या नकली है। एक मास स्तर पे ये होना चाहिए।
नहीं तो ये तो बहुत ही भयानक चीज है कि आप मरते हुए आदमी को और मार रहे हैं और उससे पैसा खींच रहे हैं। आपने देखा है कि बहुत जगहों पर जो जो दवाइयां बेची जाती हैं, उन दवाइयों के रैपर भी बड़े गंदे संदे या उखड़े हुए होते हैं, लेकिन गांव देहात में लोग ध्यान नहीं देते हैं। और अब एक नया और ये आ गया है कि दवाई एक्सपायर हो गई है। अब इस दवाई एक्सपायर का भी एक नया एक व्यापार मुझे सुनने में आया है कि हो गया है, कि जिससे कि नई दवाइयां जल्दी जल्दी लोग खरीदें कि ये जल्दी जल्दी एक्सपायर हो रही है। तो ये जो सारा एक षड्यंत्र चल रहा है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसके प्रति हमें पूरी तरीके से जिम्मेदार होना ही चाहिए और सरकार को जिम्मेदार इसमें बनाना चाहिए, क्योंकि सरकार इसके लिए जवाबदेह है, आम जनता नहीं है। ठीक है मैम, ठीक है। देखते हैं आपके पास में आशीष कुमार दीक्षित जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व उपाध्यक्ष हैं फुटकर दवा व्यापार मंडल की ओर से। बहुत स्वागत आशीष जी आपका। आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे? जिम्मेदारी बनती है आम जनता की भी कि चलिए जो लोग शिक्षित हैं उनसे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो जांच कर लेंगे, पहचान करने का प्रयास करेंगे। हालांकि उसके बाद भी खुद अभी जैसा कि आशुतोष जी ने कहा कि शायद वो खुद भी ना पहचान पाएं अगर उनके सामने कुछ दवाइयां रख दी जाएं कि कौन सी असली है और कौन सी नकली। तो आप सोचिए आम जनता भला कितना उस विषय में जानती होगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक अपना जोन होता है, शायद वो उस बारे में इतनी जानकारी ना रखते हो। आशीष जी, नहीं लगता कि जो मेडिकल स्टोर संचालक होते हैं इन लोगों को भी जिम्मेदारी इनकी सबसे बड़ी होती है, क्योंकि असल में इनके पास ही दवाएं पहुंचती हैं और यहीं से कंज्यूमर या आम नागरिक तक पहुंचती हैं। तो अगर यहाँ पर जांच सही तरीके से हो जाए, यहाँ पर जिम्मेदारी सही तरीके से निभा ली जाए, तो शायद जो नकली दवाइयां हैं उनका मार्केट बंद हो जाएगा। नमस्कार जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल का। जैसा कि हमारे नेता फुटकर दवा व्यापार मंडल के महामंत्री बड़े भाई श्री प्रवीण वाजपेयी जी हैं, इनके पूर्णतया बात से हम सहमत हैं कि ये जो चेन सिस्टम बता रहे हैं भैया, ये होना चाहिए वाकई में। इस तरीके से काफी कुछ हद तक जो नकली दवाइयों का कारोबार हो रहा है ये बंद होगा और जनता को सही दवाइयां मुहैया हो पाएंगी। सबसे ज्यादा दिक्कत कौन से स्तर पर आ रही है? क्या मेडिकल स्टोर्स वाले अपने निजी लाभ के लिए नकली दवाइयां ज्यादा प्रेफर करते हैं? क्या वजह होती है? क्योंकि दवाओं में ऐसा भी नहीं होता, मैं आती हूँ प्रवीण जी आपके पास, ऐसा भी नहीं होता। दवा एक ऐसी चीज है ना, आप किसी भी व्यक्ति को अगर वो दवा 50 रुपए की आप उसे 500 का भी बताएंगे ना, तो शायद शिक्षित व्यक्ति ही रैपर में जाकर प्राइस चेक करेगा। एक गरीब वर्ग जो होता है ना, दवा आप कितनी की भी बताकर लोग बेचते हैं, हमने खुद भी देखा है, इस सब से आप भी वाकिफ होंगे। क्या निजी लाभ के लिए लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करना ठीक है? ये सेहत के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल गलत बात है और निंदनीय अपराध है। जैसे आगरा में जो घटना हुई है वाकई में बहुत ही निंदनीय है। इसका मतलब जितना भी पुरजोर विरोध किया जाए वो उतना काफी नहीं है। हम तो अपने मतलब फुटकर व्यापार मंडल के महामंत्री उत्तर प्रदेश के श्री प्रवीण भैया बैठे हैं बीच में, हमारे साथ में हैं, तो इनके दिशा निर्देश से हम सब लोग इनके साथ में हैं और ये जैसा निर्देश करेंगे हम लोगों को पूर्णतया हम उसी तरीके से, ठीक है, इसके खिलाफ जो नकली दवाइयों का कारोबार, इसके खिलाफ पूरी तरीके से जनता के प्रति समर्पित रहेंगे। बाकी बड़े भैया हमारे प्रवीण वाजपेयी जी बैठे हैं। ठीक है सर, ठीक है, लौटेंगे अपने मेहमानों के साथ में, चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।